नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। इस अंक की सबसे पहली खबर खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI SFPI के लिए दिशा निर्देश जारी किए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आरंभ की। PLI SFPI को आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में शुरू किया गया था। मंत्रालय ने PLI SFPI के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। आइए अब जानते हैं इस योजना की मुख्य विशेषताएं। इस योजना की परिव्यय अवधि और कवरेज की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर वित्त वर्ष 2026-27 तक के लिए 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसकी शुरुआत अखिल भारतीय स्तर पर होगी। योजना का उद्देश्य सुदृढ़ भारतीय ब्रांडों के उदय को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार और विदेशों में ब्रांडिंग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों का निर्माण करना और कृषि उपज के लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करना शामिल है। योजना में शामिल घटक है रेडी टू कुक या रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ, प्रसंस्करण फल एवं सब्जियां आदि, लघु एवं मध्यम उद्यमों के जैविक उत्पाद जैसे कुक्कुट पालन, मांस, अंडा उत्पाद आदि। इसका कार्यान्वयन परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से होगा। योजना के उद्देश्य के लिए आवेदक हो सकते हैं स्वामित्व फर्म या साझेदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या भारत में पंजीकृत कंपनी, सहकारी समितियां या SME हो सकते हैं। इन्हें योजना के तहत कवरेज के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। इस योजना के अपेक्षित प्रभावों की बात करें तो 33,494 मूल्य का प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार होगा और वर्ष 2026 से 27 तक लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन होगा। PLI योजना के अंतर्गत कवरेज अन्य योजनाओं के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। वन हेल्थ दृष्टिकोण जो लोगों और जानवरों को लक्षित करता है, इसमें पशुओं, मनुष्यों और पर्यावरण के बीच परस्पर संबद्धता से संबंधित दृष्टिकोण को वन हेल्थ के नाम से जाना जाता है। ये अवधारणा ये मानती है कि मनुष्य का स्वास्थ्य पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, पशुजन्य रोगों और एंटीबायोटिक प्रतिरोध को नियंत्रित करने में भी ये प्रासंगिक है। वर्ष 2003 की शुरुआत में इसे गंभीर तीव्र श्वसन रोग या SARS के उद्भव से संबद्ध किया गया था। SARS का मतलब है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और बाद में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से। वन हेल्थ की प्रासंगिकता की बात करें तो अध्ययन से ये संकेत मिलता है कि मौजूदा और उभरते संक्रामक रोगों में से 2/3 से अधिक रोग पशुजन्य यानी जूनोटिक हैं। ये रोग जानवरों और मनुष्यों के बीच परस्पर संचारित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हैदराबाद चिड़ियाघर में 8 शेर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जो कि भारत में इस प्रकार का पहला मामला है। लेकिन इसके बावजूद भारत में वन हेल्थ के मामले में काफी चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे पशु चिकित्सकों का अभाव, मानव और पशु स्वास्थ्य संस्थानों के बीच सूचना के आदान प्रदान की कमी और बूचड़खानों, वितरण और खुदरा केंद्रों में खाद्य सुरक्षा पर अपर्याप्त समन्वय। हालांकि इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे भारत ने 1980 के दशक में पशुजन्य रोगों पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की स्थापना की थी। हाल ही में वन हेल्थ सेंटर स्थापित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी और खुरपका तथा मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। अगली खबर शरणार्थी समस्या और मानव अधिकारों से संबंधित है। मणिपुर हाईकोर्ट ने 7 म्यांमार शरणार्थियों को UNHCR के पास जाने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने 7 म्यांमार नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यानी UNHCR से सहायता प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है, लेकिन भारत वर्ष 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और वर्ष 1966 के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पक्षकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में अवापसी का सिद्धांत
यानी प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफलमेंट भी शामिल है। नॉन रिफलमेंट सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड और अन्य अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़े। आइए अब आपको बताते हैं शरणार्थियों पर भारत के पक्ष के बारे में। भारत के पास कोई स्पष्ट शरणार्थी नीति नहीं है। निर्णय अलग अलग प्रकरणों के आधार पर लिए जाते हैं। भारत ने शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय या इसके 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये प्रोटोकॉल उन अधिकारों और सेवाओं को निर्धारित करता है जिन्हें मेजबान राज्यों द्वारा शरणार्थियों को अवश्य उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इसके बावजूद भारत ने तिब्बतियों, बांग्लादेश के चकमा, अफगानों और श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य चयनित देशों के अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। आइए अब आपको बताते हैं UNHCR के बारे में। ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों, बलात् विस्थापित समुदायों एवं राज्यविहीन लोगों के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके जीवन की रक्षा के प्रति समर्पित है। UNHCR का कार्यालय वर्ष 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। ये उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद के लिए बनाया गया था जो अपने गृह नगरों से पलायन कर गए थे। अगली खबर दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में कोविड मामलों के कारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी बायोमेडिकल वेस्ट का सृजन उच्चतम स्तर पर है। पिछले कई सप्ताहों में कोविड-19 संक्रमण की संख्या बढ़ने के साथ ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा पिछले वर्ष के विपरीत ये केवल अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घरों में भी इस तरह के अपशिष्ट का सृजन हो रहा है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन यानी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग नियमों के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट हैं जो मानव या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान जीव विज्ञान संबंधी उत्पादन या परीक्षण से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट से निपटने के लिए मौजूदा तंत्र की बात करें तो पिछले वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों का जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत पालन किया जाना था। ये नियम उपचार विकल्पों के साथ ही अपशिष्ट श्रेणियों के लिए कलर कोडिंग का भी प्रावधान करते हैं। इसमें पीले रंग की कोडिंग में मानव और पशु शारीरिक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट आदि आते हैं। एक्सपायरी दवाएं, रासायनिक अपशिष्ट, रासायनिक तरल अपशिष्ट, डिस्पोज्ड बेडशीट यानी त्यागी गई चादरें, गद्दे आदि, सूक्ष्म जीव अपशिष्ट आदि शामिल हैं। इनके उपचार विकल्पों में अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भस्मीकरण या प्लाज्मा पायरोलिसिस या अधिक गहराई तक दफन करना। एक्सपायरी दवाओं को 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भस्मीकरण के लिए निर्माता या आपूर्तिकर्ता को वापस पहुंचाना। रासायनिक अपशिष्टों का भस्मीकरण, वहीं रासायनिक तरल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट जल के साथ मिश्रित करने से पहले इसका पूर्व उपचार किया जाएगा। त्यक्त चादरों और गद्दों को गैर क्लोरीन युक्त रसायन से कीटाणु शोधन और इसके बाद भस्मीकरण किया जाएगा। वहीं सूक्ष्म जीव अपशिष्ट को गैर क्लोरीन युक्त रसायनों के साथ कीटाणु शोधन के लिए पूर्व उपचार और इसके बाद इसका भस्मीकरण किया जाना है। लाल रंग की कोडिंग में संदूषित अपशिष्ट शामिल हैं। इन्हें वाष्पदाबी विसंकरण यानी ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, जलीय विसंकरण और कीटाणु शोधन तथा कतरन आदि से खत्म किया जाएगा। सफेद कोडिंग के तहत धातुओं सहित धार युक्त अपशिष्ट शामिल हैं। इन्हें वाष्पदाबी विसंकरण यानी ऑटोक्लेविंग और शुष्क ऊष्मीय कीटाणु शोधन से इसका उपचार किया जाएगा। वहीं नीले रंग के चिन्ह के साथ कार्डबोर्ड बॉक्स शामिल हैं। इन्हें कीटाणु शोधन, वाष्पदाबी विसंकरण या माइक्रोवेविंग और जलीय विसंकरण से इसका उपचार किया जाएगा। अगली खबर आयकर विभाग से। आयकर विभाग ने महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के लिए सीमा निर्धारित की है। आयकर विभाग ने महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति यानी SEP सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए एक सीमा को अधिसूचित किया है जो 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। अधिसूचित सीमाएं हैं लेन देन की सीमा और उपयोगकर्ता की सीमा। लेन देन की सीमा के तहत कोई भी अनिवासी जिसका राजस्व भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ वस्तुओं, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में लेन देन के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और उपयोगकर्ता सीमा यानी कोई भी संस्था जो व्यवस्थित रूप से और लगातार भारत में 3 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ व्यापार करती है। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में समकारी लेवी या गूगल टैक्स की शुरुआत की थी। भारत में स्थायी प्रतिष्ठान यानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बिना सेवा प्रदान करने वाली अनिवासी कंपनियों द्वारा जब डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए कोई भुगतान प्राप्त किया जाता है तो उस पर लगने वाले कर को समकारी लेवी कहते हैं। यदि ये राशि 1 वर्ष
में 1 लाख रुपए से अधिक है। अप्रैल 2020 से ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर भी 2% की दर से समकारी लेवी आरोपित की जा रही है। ये वे व्यवसाय हैं जिनकी भारत में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन देश से महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य प्राप्त करते हैं। बाद में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेशर को भारत में विदेशी संस्थाओं के व्यावसायिक संबंधों की स्थापना करके भारत में उपार्जित या उत्पन्न गैर निवासियों की आय के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। अनुच्छेद 164(4) संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई मंत्री जो लगातार 6 माह की किसी अवधि तक राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। आपको बता दें कि ये प्रावधान मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। उसे पद पर बने रहने के लिए या तो उपचुनावों में विजयी होना होगा या विधान परिषद के लिए चयनित होना होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ये दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। एपीडा को अनुसूचित उत्पादों जैसे फल, सब्जी और उनके उत्पाद, मांस, कुक्कुट उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट, बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद, कोको उत्पाद, चॉकलेट, पुष्प कृषि उत्पाद, अचार, पापड़ और चटनी आदि के निर्यात, संवर्धन तथा विकास के उत्तरदायित्व के साथ अधिदेशित किया गया है। यह अनुसूचित उत्पादों के विकास के लिए वित्तीय सहायता, सूचना और दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। ई वे बिल हालिया ई वे बिल के आंकड़ों से ये स्पष्ट होता है कि वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों में मई माह के दौरान गिरावट हो सकती है। ई वे बिल या इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज है। ये किसी माल के 50,000 रुपए से अधिक के होने पर किसी राज्य के भीतर या अंतर राज्य परिवहन या लदान से पहले लिया जाता है। ये सामान्य तौर पर माल की आवाजाही से संबद्ध विशेष खेप के लिए उत्पन्न एक विशिष्ट बिल संख्या है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक ने कहा है कि हल्के कोविड-19 के मामलों के लिए सीटी स्कैन का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सचेत किया कि विकिरण के संपर्क में वृद्धि से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। सीटी स्कैन मानव शरीर के चारों ओर विभिन्न कोणों से ली गई एक्स-रे छवियों की एक श्रृंखला को जोड़ता है और अंगों, अस्थियों और उत्तकों की तस्वीरें बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। ये चित्र सामान्य एक्स-रे छवियों की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। जिंक। कई अध्ययनों से ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि जस्टा में कोविड-19 सहित विभिन्न प्रकार के वायरस के विरुद्ध एक विस्तृत प्रभावी एंटीवायरल क्षमता होती है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जस्ता शरीर में 300 से अधिक एंजाइमों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रोटीन संश्लेषण, घाव भरने, डीएनए संश्लेषण, कोशिका विभाजन आदि में भी सहायक है। साथ ही स्वाद और गंध के उचित संवेदन के लिए भी आवश्यक है। जिंक की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थ हैं अंडे, लहसुन, फलियां, पालक, आलू, दही, डार्क चॉकलेट, मांस, शंख, बीज, मेवे आदि। आयुष 64। बहुशाखीय औषधि आयुष 64 एक आयुर्वेदिक सूत्रीकरण है। इसे आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा विकसित किया गया है। इस औषधि को मूल रूप से मलेरिया के उपचार के लिए वर्ष 1980 में विकसित किया गया था। अब इसे कोविड-19 के उपचार के लिए दोबारा से लाया गया है क्योंकि इसकी सामग्री प्रतिविषाणुज, प्रतिरक्षा अधिमिश्रक और ज्वारनाशक गुणों को दर्शाती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।